नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा की जाएगी कक्षा 10 समकालीन भारत भाग 2 यानी ही जो भूगोल की किताब है, ज्योग्राफी है, उसका पाठ नंबर 1 संसाधन एवं विकास पर हम 2 भागों में चर्चा कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि संसाधन का वर्गीकरण किस आधार पर किया जा सकता है। साथ में हमने संसाधन पर विभिन्न विचारकों के विचार सुने। साथ में हमने संसाधन संरक्षण एवं मृदा संसाधन के विषय में विस्तृत चर्चा की और उसमें हमने देखा था कि एक मानचित्र था, मानचित्र पर चर्चा शेष रह गई थी कि भारत में कौन सी मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है। मानचित्र के आधार पर उसे थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। आइए जल्दी से 5 से 7 मिनट में हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद लगभग 5 मिनट में हम निश्चित तौर पर अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आइए देखें, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे भारत का मानचित्र है और यहाँ पर दिया गया है कि कौन सी मिट्टी कहाँ पर है। सबसे पहले अगर हम बात करें, पर्वत और वन मिट्टी यहाँ पर दी गई है। पर्वत और वन मिट्टी की अगर हम करें तो यह मिट्टी ऊपर जम्मू कश्मीर के साथ साथ कुछ हिस्सा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड आदि और पूर्वोत्तर के राज्यों में अरुणाचल प्रदेश में यह आता है। साथ ही साथ वन यहाँ पर पाए जाते हैं। वन मिट्टी जिसे हम कहते हैं उसे हम निश्चित तौर पर वहाँ पर जंगलों की अधिकता होती है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी में भी पोटास, फास्फोरस, चूने की कमी होती है, जो ये हरे रंग में दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ पहाड़ी क्षेत्रों में खास करके बागवानी, कृषि, चाय यहाँ पर अधिक मात्रा में होती है। पहाड़ी क्षेत्रों में झूम खेती भी होती है और झूम खेती सबसे ज़्यादा नागालैंड में होती है। आगे चर्चा करेंगे हम। उसके बाद जो दूसरी प्रकार की मिट्टी यहाँ पर दी थी, जलोढ़ मिट्टी के विषय में, जैसे कि कल हमने देखा था, यह भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। यहाँ पर हमने देखा था ये सिंधु और सतलज एवं असम नदियों के सहायक नदियाँ जो हैं उनसे जो अवसाद आता है उनसे इसका निर्माण हुआ है। आप देख सकते हैं सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र के विशाल मैदान है जहाँ पर जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। जलोढ़ मृदा हमने देखा था कि यह भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल या नहीं 40% क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और साथ में इसकी अगर बात करें तो जलोढ़ मृदा को 2 भागों में हमने यहाँ पर देखा था, खादर एवं बांगर। जहाँ प्रतिवर्ष नई मृदा आती है, जो नया बाढ़ के साथ जो नया अवसाद आता है उसे जलोढ़ मृदा खादर कहा जाता है, नई जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। जबकि पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो लंबे समय या नहीं काफ़ी लंबे समय से जहां बाढ़ का पानी नहीं गया है, जहां बाढ़ के साथ महीन कंकर पत्थर नहीं गए हैं, उसे बांगर कहा जाता है। आप देख पा रहे होंगे कि जो ये जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है यह उत्तर प्रदेश, साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड का कुछ हिस्सा, और अगर हम दक्षिण भारत में देखें तो गंगा, महानदी और गोदावरी, कृष्णा के तटीय इलाकों में भी यह, समुद्र तटीय इलाकों में भी यह जलोढ़ मृदा पाई जाती है। साथ में इधर अगर हम देखें पश्चिमी घाट के पश्चिम में नर्मदा जैसी नदियों के किनारे पर यहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। मिट्टी के बाद बाढ़ प्रभावित वाले क्षेत्र में दूर क्षेत्र में बांगर मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद लाल और पीली मिट्टी के बारे में हमने देखा था। लाल और पीली मिट्टी आप देख पा रहे होंगे दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। अगर हम पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, इन क्षेत्रों में भी लाल एवं पीली मिट्टी
पाई जाती है। लाल और पीली मिट्टी के विषय में हमने देखा था कि यह कायांतरित सेलों से टूटकर होता है और इसका निर्माण लाल और पीली मिट्टी में लोहा और सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है। लाल मिट्टी दक्कन के पठार के पूर्व में आप देख सकते हैं, दक्कन का पठार लगभग इस क्षेत्र में है। इसके पूर्व में जो क्षेत्र आते हैं उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, नागालैंड, इसमें मुख्य रूप से पाया जाता है। लाल और पीली मिट्टी तमिलनाडु के साथ साथ आंध्र प्रदेश में यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद फेरिस ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। जो भी यहाँ पर पॉइंट कहे जा रहे हैं ये प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। आप लोग आशा करता हूं कि नोट करते हुए चलेंगे। लाल और पीली मिट्टी जब जल को सोखती है तो यह लाल मिट्टी पीली दिखाई देने लगती है, और अगर इसकी बात करें तो यह जब जल योजित हो जाती है या नहीं जल इसमें मिल जाता है तो यह पीली दिखाई देती है। लाल और पीली मिट्टी में नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा कम होती है, प्राय बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। उसके बाद अगर हम चर्चा करें काली मिट्टी के सबसे ज़्यादा नाम आपको पहले याद रखने होंगे। काली मिट्टी को हमने देखा था, काली मिट्टी का क्षेत्र दक्कन का पठार, गुजरात, महाराष्ट्र में सर्वाधिक क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। साथ ही पश्चिमी घाट के कुछ इलाकों में भी काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी के हमने जो नाम देखे थे, इसे रेगुर मिट्टी कहते हैं। कपास की खेती अधिक होने से इसे क्या कहा जाता है? कपास की मिट्टी कहा जाता है, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ कहा जाता है, और लावा मिट्टी भी इसे कहा जाता है, क्योंकि जब ये लावा विस्फोट होता है, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, उसके साथ जो लावा बाहर निकलता है और जब वह ठंडा हो जाता है उसके बाद जो चट्टानें टूट फूट जाती हैं उससे काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी का अगर क्षेत्र देखें तो विशेष रूप से गुजरात है, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्से में काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी सबसे ज़्यादा अगर कहाँ पाई जाती है करके प्रश्न पूछा जाता है तो महाराष्ट्र यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। दक्कन के पठार के अलावा मालवा पठार में भी काली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। काली मिट्टी का काला रंग टिटनी फेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। ये सब चीज़ें आप लोगों को याद रखनी होंगी। उसके बाद हमने देखा था लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी की अगर हम बात करें तो लेटेराइट मिट्टी का क्षेत्र आप लोगों को दिखाई दे रहा है, जो ये थोड़ा कम क्षेत्र यहाँ पर हो सकता है। लेटेराइट मिट्टी मुख्यतः कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित राज्यों में पाई जाती है, जैसे कर्नाटक है, केरल है। यहाँ पर कुछ हिस्सों में आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये जो बीच बीच में डॉट जैसे हैं। साथ ही साथ महाराष्ट्र और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर में भी ये लेटेराइट मिट्टी कहीं कहीं पर आप लोगों को थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रही है। और इसके बाद लेटेराइट मिट्टी की अगर बात करें तो यह दही की तरह लिपलिपा होता है, बिल्कुल यह चिपचिपा होता है। मखमली मिट्टी भी इसे कहा जाता है। उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ये विकसित होती है। और ये मिट्टी अगर गीले होने पर दही की तरह लिपलिपी होती है तो ठोस हो जाने पर यह ईंट की तरह कठोर हो जाती है। अगर लेटेराइट मिट्टी की बात करें तो इसमें लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम की मात्रा भरपूर होती है। लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल भी होता है। उसके बाद एक और मिट्टी थी शुष्क मिट्टी। शुष्क मिट्टी का क्षेत्र आप देख पा रहे होंगे, विशेष तौर पर राजस्थान के पश्चिम उत्तर में ये क्षेत्र विस्तृत रूप से फैला हुआ है। शुष्क मिट्टी की अगर हम बात करें तो शुष्क मृदा का रंग लाल होता है और शुष्क मृदा दिखने में बलुई और प्रकृति में लवणी होती है। शुष्क मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक पाई जाती है। शुष्क मृदा में ह्यूमस और नमी की कमी होती है। शुष्क मृदा राजस्थान में, जैसे कि आप लोगों ने देखा, सर्वाधिक
पाई जाती है। उसके बाद अन्य प्रकार की जो मिट्टी होती है कक्षा 10 में दिया नहीं, पिटमय मृदा भी इसमें एक होता है, और साथ ही साथ लवणी मिट्टी भी यहाँ पर दी नहीं गई है। निश्चित तौर पर जो भारतीय कृषि अनुसंधान विभाग है, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, उसने मिट्टी को 8 भागों में बांटा है, जबकि कक्षा 10 में हमने 6 भागों में देखा। आशा करता हूं कि आप पाठ में चर्चा के दौरान मिट्टी के बारे में समझे होंगे। अगर थोड़ा बहुत कम भी समझे हैं तो यहाँ पर मानचित्र के माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया गया है, आप बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे, आशा करता हूँ। आइए चर्चा शुरू करते हैं आज के अभ्यास प्रश्नों पर। कक्षा 10 का जो पहला पाठ है या नहीं, पाठ का नाम है मानव संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास है पाठ 1 कक्षा 10 का। उसका पहला प्रश्न देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न है। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय योग्य, प्रवाह, जैव या अनवीकरणीय योग्य। लौह अयस्क अनवीकरणीय योग्य संसाधन है, क्योंकि लोहे को दोबारा फिर से बनने में लाखों वर्ष का समय लगता है। उसके बाद ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? ज्वारीय ऊर्जा आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का संसाधन है, पुनः पूर्ति योग्य या अजैव या मानवकृत या अचक्रीय। ज्वारीय ऊर्जा की अगर बात करें तो यह पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है, क्योंकि ज्वार और भाटा लगभग प्रतिदिन समुद्र के किनारे उठते रहते हैं, आते रहते हैं, इसीलिए इसकी पुनः पूर्ति की जा सकती है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन, अति पशु चारण। पंजाब में हमने देखा था कि गहन खेती ज़्यादातर हिस्सों में की जाती है, और इसीलिए यहाँ पर गहन खेती सही ऑप्शन होगा, जबकि उत्तर प्रदेश और पंजाब में भी अधिक खेती की जाती है। आप यहाँ पर अधिक सिंचाई भी कह सकते हैं, अधिक सिंचाई के कारण भी यहाँ पर भूमि निम्नीकरण हो रहा है। आप लोग अधिक सिंचाई कहें गहन खेती के अलावा। अगर अधिक सिंचाई न ऑप्शन में हो तो आप गहन खेती कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ के 80% भाग पर लगभग खेती की जाती है। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या उत्तरांचल। निश्चित तौर पर पर्वतीय क्षेत्रों में ये सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है। उत्तराखंड एक पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पर सीढ़ीदार खेती की जाती है। यहाँ के खेत सीढ़ीनुमा आकार के होते हैं। अगला प्रश्न, इसमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, झारखंड। यहाँ पर अगर महाराष्ट्र होता तो महाराष्ट्र को हम सबसे पहले लेते, लेकिन यहाँ पर गुजरात है। गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है। साथ में झारखंड में भी यहाँ पर काली मृदा पाई जाती है। जो एनसीईआरटी ने यहाँ पर सही माना है वह झारखंड को माना है, जबकि अगर हम क्षेत्रफल के आधार पर देखें तो गुजरात पर ज़्यादा काली मिट्टी का प्रभाव है या काली मिट्टी का अधिक क्षेत्र है। आइए आगे चर्चा शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 2 पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। तीनों राज्यों के नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? उत्तर है कि काली मृदा रंग काला होता है, इसे रेगुर मृदा भी कहा जाता है। ये लावाजनक सेलों से बनती हैं, जैसे कि हम चर्चा कर चुके हैं। ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है। इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? इस प्रकार की मृदाओं की 3 मुख्य विशेषता लिखिए। पूर्वी डेल्टा आप लोगों ने देखा था, पूर्वी तट के नदियों पर जो डेल्टा है वह जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इस जलोढ़ मृदा की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। यह मृदा हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र
नदियों के निक्षेपों से बनी है। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट, मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में के ऊपर की ओर जाते हैं, मृदा के कणों का आकार बढ़ता चला जाता है। नंबर 3, जलोढ़ मृदा बहुत उपजाऊ होती है। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं। इनको गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए भी उपयुक्त बनाती हैं। अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया था, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? मृदा के कटाव और बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा का जो कटाव होता है, बहाव होता है, यानी ही नदियाँ जब अपने साथ कंकड़, पत्थर, मिट्टी बहा करके ले जाते हैं, उसे अपरदन कहते हैं। विभिन्न मानवीय तथा प्राकृतिक कारणों से मृदा अपरदन होता रहता है। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए जाने चाहिए। नंबर 1, पर्वतीय ढालों पर समोच्च रेखी समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। इसे समोच्च जुताई कहते हैं, मतलब हम समोच्च जुताई कर सकते हैं। नंबर 2 चीज, पर्वतीय ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर अवनालिका अपरदन को रोका जा सकता है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफ़ी विकसित हुई है। नंबर 3, पर्वतीय क्षेत्रों में की पट्टी कृषि के द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। इसमें बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है। नंबर 4, फसलों के बीच घास की पट्टियां उगाई जाती हैं। ये पौनों द्वारा जनित बल को क्या करते हैं? कमजोर करते हैं। अगला पॉइंट इसमें था, पर्वतीय ढालों पर बांध बनाकर जल प्रवाह को सुनिश्चित ढंग से खेती के काम में लगाया जा सकता है और मृदा रोधक बांध अवनालिका के फैलाव को रोक सकते हैं। ये थे पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के उपाय। उसके बाद अगला प्रश्न था, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं? कुछ उदाहरण दें। उत्तर देखें, जैव संसाधन वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है, जिसमें जीवन व्याप्त होता है, जैव संसाधन कहलाते हैं। जीवित प्राणी जो होते हैं, जिनसे आप लोग संसाधन प्राप्त करते हैं, वह जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे मनुष्य है, वनस्पति जगत है, प्राणी जगत है, पशुपालन है, मत्स्य जीवन आदि। जैव अजैव संसाधन वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे चट्टानें और धातुएं। प्रश्न नंबर 3 आज का आखिरी प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों पर लगभग 120 शब्दों में उत्तर दीजिए। भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन करें। वर्ष 1960-61 से वन के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। इसका क्या कारण है? उत्तर, भारत में भूमि का उपयोग अलग अलग प्रकार के कार्यों में किया जाता है। कुल भूमि से 93% भाग के ही उपयोग आंकड़े उपलब्ध हो पाए हैं। कुल प्राप्त भूमि में से 46.6% भूमि शुद्ध बोए गए क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि 22.5% भूमि पर वन है, साथ में 13.8% भूमि बंजर है और अयोग्य कृषि भूमि 7.7% भूमि प्रतिभूमि है, जबकि 4.8% भूमि पर चारागाह और बागान है। 4.6% बंजर भूमि है और साथ में जो वर्ष 1960-61 वन के अंतर्गत क्षेत्र में वृद्धि हुई है, तो बढ़ती जनसंख्या, अधिक औद्योगिकरण आदि के कारण नियंत्रण वनों के कटाव से ही वन भूमि में अधिक वृद्धि नहीं हो पाई है। लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। अधिक वन पर्यावरण को संतुलित करते हैं और मृदा अपरदन को रोकते हैं तथा भूमि को निम्नीकरण से बचाते हैं। इसलिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर वनों के प्रतिशत को बढ़ाना जरूरी है। ये थी कक्षा 10
के पहले पाठ भूगोल विषय का जो पहला पाठ था उसके अभ्यास प्रश्नों पर हमने चर्चा की। ये चर्चाएं लगातार जारी रहेंगी। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल से जुड़े हैं तो आप लोग निश्चित तौर पर आप जानते होंगे कि हम पहले अभ्यास प्रश्नों के साथ साथ पाठ पर चर्चा करते हैं, उसके बाद अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। आपको कैसा लगा ये ज़रूर एक बार बताइए। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।